अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महबूश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आज आपसे मैं कोई भी और बात करने से पहले वो बात करूँगी जो आपका व्लॉग देखकर मैंने सुनी, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आप हमेशा कहते थे अभी नहीं आ रहे, लेकिन अब आपने अपने व्लॉग में कहा नवाज़ शरीफ साहब जून के महीने में वापस आ सकते हैं। सर वाक़ई? बिल्कुल जून या जुलाई। उसकी वजह यह है कि अगर तो अगले एक दो दिन में असूली फ़ैसला हो गया कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं, फिर मियाँ साहब आएंगे और फ़ौरन वो पेश होंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी अपील दायर करेंगे, जो उनको एक राइट मिल गया है। वो आज़म वज़ीर तारड़ साहब के मुताबिक नहीं है, मेरे मुताबिक है वो राइट उनके पास, और वो करेंगे। और उसमें उनको उम्मीद है कि वो पार्टी को वो जो आने का मोमेंटम होगा, लोग उसमें गर्म होंगे और उसी को वो इलेक्शन मोमेंटम में कन्वर्ट करके वो समझते हैं कि वो इलेक्शंस में यानी काफ़ी खातिर खा फ़र्क डाल देंगे। तो सर क्या नवाज़ शरीफ साहब फिर से इलेक्ट होना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं फिर से? जब तक यहाँ पे कोई मरता नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता है इलेक्ट हो के। मुझे याद पड़ता है आपने कहा था कि अब नवाज शरीफ साहब शायद खुद से एक्टिव होकर सियासत नहीं करना चाहते, वो अपनी बेटी को आगे लेकर। मेरा मेरा यही ख्याल है। मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासी कैंपेन उस तरह की करेंगे जिस तरह की हमने देखी हैं पहले या होती रही हैं। वो लिमिटेड करेंगे, लेकिन यह है कि आने का मतलब भी यही होगा, अपनी बेटी के लिए रास्ते हमवार करना, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। उनकी बेटी तो मुझे अगले 8 साल में भी प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आती, बल्कि चीफ मिनिस्टर भी नहीं नज़र आती पंजाब की। बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो ये वही करने आ रहे हैं, नथिंग एल्स। सर कोई फायदा होगा वाकई मरीम नवाज को इसका? क्योंकि लोग तो नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं ना, या शहबाज शरीफ साहब को किसी हद तक करते हैं। नहीं, अपना नवाज शरीफ की वजह से मरीम नवाज को बहुत एज है, बड़ा फ़ायदा है पार्टी के तमाम वर्कर्स के ऊपर, तमाम सपोर्टर्स के ऊपर, कारकुनान के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है। तो सर लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, वो नाराज नहीं होगी इस चीज से? ऑलरेडी ऑलरेडी नाराज़ है। शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, ये सारे लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक, आप इनको देख लें, ये कहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? ये नाराज़ हैं ये कि पार्टी का सीनियर ऑर्गेनाइज़र बना दिया उसको। सर आपने अपने व्लॉग में कहा कि खान साहब के लिए जून के महीने में बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। सर क्या मुश्किलात? वो तो ऑलरेडी इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और मजीद अब क्या होगा? अभी कोई मुश्किल नहीं है उनको। अभी तो ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही है, वो ज़िंदगी गुलजार है। अभी तो वो घर सर पे कैसे वो इतने स्ट्रेस में हैं? लॉन में बैठ के चाय पीते हैं, बेगम साहिबा से अपना कहानियाँ सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी तो वो टीवी देखते हैं, तकरीरें करते हैं, तकरीरें लिखी होती हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन अभी असल मुश्किल शुरू होने वाली है उनकी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कल कुछ असूली फ़ैसले और होने हैं। उनमें शायद ये भी फ़ैसला हो जाए कि खान साहब को सिविलियन कोर्ट में ट्राई किया जाए, ताकि उनका ये नैरेटिव ना पक्का हो सके कि जनाब आर्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एविडेंस बहुत ज़्यादा है। अब तो 2 वादा माफ गवाह भी बन गए हैं, जिनको डायरेक्टली इमरान खान ने ऑर्डर दिया था 9 मई के दिन कि जाओ और जाके हमले करो। तो वो काफ़ी ओपन एंड शट केस बन गया हुआ है। सर लेकिन पाबंदियां, मीडिया ब्लैकआउट, गिरफ्तारियां, ये सब करके आपको लगता है खान साहब पर इस तरह की पाबंदियां लगाने के बाद उनके बयानियों को तोड़ा जा सकता है? खान साहब को तो अकेला कर दिया, लेकिन उनके बयानियों को तोड़ना क्या पॉसिबल होगा? होता है, बहुत होता है। क्योंकि एक आदमी रोज़ झूठ बोल रहा है, एक आदमी रोज़ रियासती इदारों पे हमले कर रहा है, एक आदमी रोज़ ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देता है जिससे पाकिस्तान के हालात जो हैं मज़ीद अबतर होते हैं, ख़राब होते हैं। एक आदमी है कि जो टीवी पे बैठ के सिविल वॉर कराने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी है जो टीवी के थ्रू म्यूटनी कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसको चुप कराना है, उसको चुप कराना है, और लोगों में मज़ीद जहर घोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये तो बल्कि बहुत पहले फ़ैसला होना चाहिए था, हुआ भी था, फिर कोर्ट ने रेस्पाइट दे दिया था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ज़रा मुश्किल होगा किसी के लिए इस बात पे उनको रेस्पाइट देना, क्योंकि वो इतनी बातें कर चुके हैं, इतनी रेड लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं, इतनी आगे निकल चुके हैं कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि वन ऑफ बात की है यार, वो चलो आइंदा नहीं करेंगे। सर चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले खबरें आ रही थी कि वो पीटीआई छोड़ने पर आमादा नहीं हो रहे।
सर 70 साल के बंदे को जो कि 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुका हो, आप समझते हैं इस तरह घसीट कर ले जाना मुनासिब था? नहीं नहीं, 70 साल के आदमी को करप्शन भी नहीं करनी चाहिए, उसको अल्लाह को याद रखना चाहिए। 70 साल के आदमी को अरबों नहीं खाने चाहिए। 70 साल के आदमी को लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े नहीं करने चाहिए। 70 साल के आदमी को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं देने चाहिए। और 70 साल के आदमी को झूठ भी नहीं बोलने चाहिए। और वो तो यही कह रहे थे ना कि वो लाहौर में नहीं है, तो लाहौर से ही गिरफ्तारी हुई और घसीट के कोई नहीं लेके गया, उनको एस्कॉर्ट करके लेके गए हैं। और वो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है कि आप जब किसी को लेके जा रहे होते हैं तो आप तेज़ लेके जाते हैं ताकि कोई उस मौके का फ़ायदा उठा के हमला वगैरह ना कर दे बीच में। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो सर आपको लगता है कि अब इस गिरफ्तारी के बाद वो पीटीआई छोड़ सकता है? पता नहीं, ये तो अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं और आप दोनों गैस कर लेंगे वो क्यों हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोना सलाई ने तो ट्वीट कर दी है कि हम पीटीआई में हैं और रहेंगे पीटीआई में। लेकिन मोना सलाई तो कई $100 मिलियन लेके बाहर बैठे हुए हैं, वो तो खुश हैं, उनको तो कुछ नहीं, जेल में तो बाप ने जाना है। तो ये भी इन औलादों का आप देख लें कि बाप जेल में और वो बाहर आज भी लैंसब्रो होटल में बैठ के सिगार भी पिएगा और भी चीज़ें करेगा और उसकी दोस्तियां भी होंगी वहाँ पे, वो सब कुछ होगा वहाँ पे। और कंडेम कर ट्विटर पे आके जंग आज़ादी लड़ेगा। सर लेकिन उन्होंने अपने वालिद के बारे में ही कहा है कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं, तब भी इमरान खान का साथ देना है, पीटीआई नहीं छोड़नी। जी जी, तब वो मोना सलाई यहाँ पे होते तो मैं बात मान लेता उनकी, तब अच्छी बात थी। खुद बाहर बैठे हुए हैं, बीवी भी ईसीएल पे, भाई भी गिरफ्तार, बाकी सारे भी ईसीएल पे, बाप गिरफ्तार, और वो बाहर बैठ के कह रहे हैं कि हमने पीटीआई में रहना। रहें, अपनी करप्शन को जस्टिफाई कर लें ज़रा, बस, बाकी खैर है। सर फवाद चौधरी साहब ने कल शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी छोड़ने पर मनाने की कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि उनके खिलाफ पीटीआई जो साबिक अरकान हैं उन सब के खिलाफ ट्रेंड बनना शुरू हो गए, उनको गालियां देना शुरू हो गए। सर ये पीटीआई के जो रहनुमा हैं ये अपने साबिक अरकान के खिलाफ क्यों इस तरह से कर रहे हैं? पीटीआई के रहनुमा तो नहीं है, तो उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स कर रहे हैं, और यही तरबियत की है इमरान ने। गालम गलोच की तरबियत ही तो इमरान ने की है कि जो छोड़ के जाए उसके घर चले जाओ, उसके घर को आग लगा दो, घेराव करो, उसको गालियां दो, उसके बच्चों को बुरा कहो, उसकी फैमिलीज़ को प्रोसिक्यूट करो पब्लिकली। यही अबरार के साथ भी हुआ लंदन में। तो यही लोग हैं ना, फवाद चौधरी और अबरारुल हक और ये सारे जो हैं, जो साल पहले हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि जो कर रहे जी अवामी रद्द अमल है, तो अवाम का जो रद्द अमल है उसको आप रिस्पेक्ट करें। तो आज इनको भी मैं यही कहूँगा, अवाम का रद्द अमल है उसको रिस्पेक्ट करें, कड़वा गूंद पी के सो जाएं। सर लेकिन फवाद चौधरी साहब भी तो सही नहीं कर रहे ना, वो क्यों मना रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? और आपको लगता है वैसे उनकी कोशिश सही साबित होगी? शाह देखिए, महमूद फवाद पे तो उसके घर वाले नहीं इतबार करते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो शाह महमूद तो बच्चा तो नहीं है कि वो उस पर एतबार कर लेगा। शाह महमूद को किसी ने ऑफ़र देनी है तो कोई ढंग का बंदा ऑफ़र करे। लेकिन ये डब्बू की बात पे तो किसी ने कोई हाँ नहीं कहनी। तो वो आप जी जी अपना कद बढ़ाने के लिए जितनी मर्जी बातें करता रहे, उसकी मर्जी। ये वही शख्स है जो कहता था ना कि मेरा सर कट जाएगा लेकिन मेरी मूवमेंट नहीं ख़त्म होगी और ये नहीं होगा। तो वो देखा सब ने कि वो अभी किसी ने पकड़ा भी नहीं था और किस तरह एक जंगली जानवर की तरह भागा है वहाँ से और हफ गया बिल्कुल बेचारा। मुझे तो लग रहा था उस दिन हार्ट अटैक ही ना हो जाए। सर असद उमर साहब कह रहे हैं कि जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। असद उमर साहब तो साथ नहीं दे रहे, तो क्या असद उमर साहब वापस बहाल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सारे पार्टी ओहदे छोड़ दिए हैं? देखिए, पार्टी ओहदे छोड़े, पार्टी तो नहीं छोड़ी। असद उमर साहब का ये ख्याल होगा कि इस मौके पे इमरान खान अगर खुद फैसले कर रहे हैं तो उनको किसी मुशावरत की ज़रूरत नहीं, तो मैं ओहदे छोड़ दूँ। क्योंकि अगर उनके पास ओहदे भी होंगे तो फिर उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी आती है, उनको ओन भी करना पड़ेगा, उनकी ओनरशिप भी लेनी पड़ेगी। तो 9 मई जैसे वाक़यात की ओनरशिप तो कोई नहीं लेना चाहता। खुद इमरान खान हाथ धो रहे हैं उससे अपने, तो असद उमर क्यों ले लें अपने ऊपर? सर जहांगीर तरीन साहब ने अपनी सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की जो हिदायत हैं वो जारी कर दी हैं और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि हो सकता है वो पंजाब के अगले वजीर आला हों। सर इसमें कोई सदाकत है? आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब बन सकते हैं? जहांगीर तरीन 2 चीज़ों के ख्वाहिशमंद हैं, या वज़ीर आज़म के या वज़ीर आला पंजाब के।
और उनका ये ख्याल है कि एक तो उनके पास सीट्स काफ़ी होंगी पंजाब में, 70-80 के करीब सीट्स हो जाएंगी, शायद ज़्यादा हो जाए। और उसके बाद ये है कि वो हर एक को एक्सेप्टेबल है। तो कल तक तो मुझे इत्तला थी कि वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, लेकिन आज ये सही है कि वो चीफ मिनिस्टर तो डेफिनेट है, और यानी अपनी किताब में, और कल को वो बनते हैं या नहीं बनते वो तो एक और बात है, लेकिन ख्वाहिश करना तो कोई गलत बात नहीं है। और अभी तक के जो फिगर्स हैं वो तो उनके फेवर में जा रहे हैं। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि जो वोटर पीटीआई का है वो जहांगीर तरीन साहब को तो कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि वो तो खान साहब को पसंद करते हैं। हाँ, तो अपना माविश पीटीआई का वोटर 1,50,00,000 ही है ना, बाकी भी तो अपना 11 करोड़ लोग वोट डालते हैं ना। ये क्या सब बात लोग है हैं कि वो नून लीग पीटीआई को के पसंद वोटर के करते हैं। अलावा कोई वोटर ही नहीं है? सर लेकिन क्या पंजाब में ज्यादा लोग नून लीग को पसंद करते हैं या पीटीआई को भी पसंद करते हैं? मेरा ख्याल है कि उनका ज़्यादा जो ज़ोर है वो साउथ पंजाब के ऊपर है, और साउथ पंजाब के डायनामिक्स डिफरेंट हैं काफ़ी, और जहांगीर तरीन उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सो लेट्स सी हाउ ही प्लेस हिज कार्ड्स। बट आपकी बात में वजन है कि इन दोनों पार्टियों का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। सर उस्मान बुज़दार साहब कहाँ है वैसे? पहाड़ों में छुपे हुए हैं अपनी बकरियों के साथ। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रही है। हाँ हाँ, वो डीजी का, क्योंकि उनको पुलिस तलाश कर रही है। वो जो अपनी किसी पेशी में नहीं गए नैब की, तो अब हुक्म मिला हुआ है कि उनको पकड़ के लेके आओ। तो बुज़दार जो लफ्ज़ है ना, बुज़दार का मतलब है बकरी चराने वाला। ये पूरा कबीला बकरियां चराता है बेसिकली। तो बुज़दार साहब भी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले बकरियां ही रखते थे और पालते थे। तो अभी भी मैंने सुना है कि उनके पास बकरियां ही हैं, उनकी तन्हाई की कंपनी वही दूर कर रही है। सुना है वो पहाड़ी गारों में छुपे हुए हैं। सर वैसे तो अच्छा है, सुकून में होंगे, सियासत से दूर, दुनिया के मसाइल से दूर। वो पहले भी दूर थे, वो कौन सा करीब थे? उन्होंने कौन से किसी मसले का हल किया? वो तो खुद मसला थे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला ही वो थे। तो वो सुकून में ही है, फिक्र ना करें। इतनी करप्शन करने के बाद उनके पास बड़े दाने हैं खाने को। सर अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं फौज वापसी की इजाजत दे और तस्लीम करे कि अल्ताफ हुसैन की क़यादत में एमक्यू में एक हकीकत है, सबसे ज्यादा वोट लूंगा। सर आपको लगता है ऐसा मुमकिन होगा कभी? अल्ताफ हुसैन इज़ अ क्लोज चैप्टर। अल्ताफ हुसैन जो मर्जी अब कर ले। हसान न्याजी की तरह है कि हसान न्याजी जो है वो मैंने सुना कई वीडियोस बना के माफ़ी के भेज चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रही गई। हसान न्याजी को अपने आप को बहवाला पुलिस करना ही पड़ेगा सूनर और लेटर, और इसी में उनकी आफियत है। तो अल्ताफ़ हुसैन जो है वो तो बहुत आगे हैं हसान से, उनकी अब माफ़ी नहीं होनी। सर पाकिस्तान ने मौजूदा आईएमएफ जो प्रोग्राम है उसमें तौसी ना लेने का फैसला किया है और नए कर्ज मुआहदे के लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं। आपको लगता है निगरान हुकूमत आईएमएफ के साथ मुआहदा कर लेगी, कर पाएगी? देखें, आईएमएफ जो भी है बहुत सख्त शराइत रखेगा, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन शराइत को कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उनका भी यही होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कर ले शराइत, उन पे हामी भर ले, ताकि जब वो आएँ तो वो अपनी सारी ब्लेम गेम जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देंगे, और लोगों के आगे वो एक हंकी डोरी वो इम्प्रेशन दें कि जनाब सब अच्छा है, हम तो आए हैं, तो अब आपको इससे छुटकारा हासिल दिलाएंगे। लेकिन ये पहले वालों की वजह से है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, ये नहीं इस तरह से। सर आपने अपने व्लॉग में बताया इसहाक डार साहब कोई एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं, सर वो क्या है और कैसे, उसका क्या फ़ायदा होगा? अभी उसकी डिटेल्स ही मुझे पता, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर प्रॉपर एमनेस्टी स्कीम लॉन्च होती है तो कम से कम $20 बिलियन पाकिस्तान के रिजर्व में आ जाएगा, और वो बड़ा आपको हेल्प करेगा अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि अगले साल आपने $25 बिलियन की रकम जो है वो देनी है। तो अभी से आप जमा करेंगे इस साल से, तो अगले साल तक आएगा ना कोई। तो एमनेस्टी स्कीम में पता नहीं लोग कितने आते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो सर कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, महंगाई कम होगी? अगर $20 बिलियन आ जाते हैं तो बहुत फ़ायदा है, और महंगाई ज़ाहिरी बात है कम होगी, उनका डॉलर एकदम गिर जाएगा, मज़ीद गिर जाएगा, जैसे आज गिरा है एक पॉलिसी की वजह से। तो डॉलर जब और गिरता है तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बेहतर हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगी। चलें अल्लाह करे सर ऐसा हो जाए। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के पास।